नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर के इस दौरे में बस्तर और चंद्रपुर में रैली करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम। खास तौर पर इस इलाके में प्रधानमंत्री का दौरा बस्तर और चंद्रपुर में ये बताने के लिए कि हर वर्ग के साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं। दरअसल बस्तर का इलाका नक्सल प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा अपने आप में बेहद खास इस वजह से भी हो जाता है कि तैयारियां क्षेत्र स्तर पर बेहद खास अंदाज में की गई हैं। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। न केवल इतना, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री का सुरक्षा व्यवस्था हो या ड्रोन के जरिए आसमान से नजर रखना हो, जो संख्या प्रधानमंत्री की रैली में एकत्रित होने वाली है, उनकी सुविधाओं के लिए खासा इंतजाम इस रैली में देखने को मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर और चंद्रपुर में रैली के जरिए इन तकरीबन 8 से 9 जनपदों के जरिए, यानी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जरिए ज्यादा से ज्यादा सीटों को मथने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बिजनौर के दौरे पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं। जनसभा को इस दौरान संबोधित करेंगे। ओम कुमार के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे। प्रशासन तैयारियों में इसको लेकर के लगातार जुटा रहा और पुलिस ने सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। दरअसल 12 बजे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे। बेंच ने कहा था केंद्र सरकार 8 अप्रैल तक एफिडेविट दाखिल करे। इस पर 9 अप्रैल को सुनवाई होनी थी। सीएए के खिलाफ 237 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की साफ तौर पर मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रायबरेली और अमेठी का दौरा करते नजर आएंगे। 1 दिवसीय के इस दौरे पर रहेंगे स्मृति ईरानी। सलौन विधानसभा के कार्यक्रम में इस मौके पर शामिल होंगी। गौरीगंज बीजेपी ऑफिस में बैठक भी करते नजर आएंगे स्मृति ईरानी। लगातार सलौन विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमेठी जाएंगी स्मृति ईरानी। गौरीगंज बीजेपी ऑफिस में इस दौरान बैठक भी करी जाएगी। तो ये स्मृति ईरानी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों ही जगह जाएंगी, यानी कांग्रेस के गढ़ में नई समीकरणों को गढ़ने के लिए स्मृति ईरानी का यह दौरा बेहद खास इस वजह से भी, क्योंकि अमेठी में शिकस्त 2019 में देने के बाद से स्मृति ईरानी और ख़ासतौर पर बीजेपी लगातार हमलावर कांग्रेस पार्टी पर नजर आती है। और अब रायबरेली भी अगर जा रही हैं, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस सीट को लेकर के अब तक कांग्रेस पार्टी असमंजस में है। रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटों पर अब तक चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा, लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। तो सलौन विधानसभा के कार्यक्रम में इस मौके पर शामिल होंगी। अमेठी में दरअसल 2004 से राहुल गांधी लगातार राज करते आ रहे थे। 2014 में मोदी लहर में भी राहुल गांधी को जीत मिली थी और स्मृति ईरानी को हार, लेकिन 19 में पलट दी सरकार और स्मृति ईरानी को जीत मिली और राहुल के हिस्से आई हार। और इन सब के बीच भी जो सीट नहीं डगमगाई, जो सीट नहीं डिगी, वो रही रायबरेली। ये टिकी हुई सीट रही, इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी लगातार 5 से 6 बार से सांसद लगातार बनती आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की गढ़ ये सीट रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी भी इससे लड़ा करती थी। तो आप सोच सकते हैं इस सीट के समीकरणों को साधने के लिए लगातार स्मृति ईरानी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोशिश करती है। स्मृति ईरानी फायर ब्रांड नेता भी हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल भी इनका नाम है। पहली लिस्ट हो, दूसरी लिस्ट हो, दोनों में ही स्मृति ईरानी को जगह मिली है। हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली तीनों ही भाषाओं में अच्छी पकड़ स्मृति ईरानी रखती हैं और इनके भाषणों की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेशों में भी कई बार होती है।
स्टार यानी सेलिब्रिटी से नेता बनी है स्मृति ईरानी। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिराज अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिराज, आज रायबरेली और अमेठी स्मृति ईरानी पहुंच रही हैं। वही क्षेत्र है जिसको कहा जाता है कि वो कांग्रेस का गढ़ है। एक गढ़ का किला तोड़ चुकी हैं अमेठी और अब रायबरेली भी जा रही हैं। क्या कुछ नजर आता है अमेठी और रायबरेली की जनता में स्मृति ईरानी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से अगर अंकित देखा जाए कि जो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली कहा जाता है, तो दूसरी तरफ अमेठी भी कांग्रेस का गढ़ ही था। लेकिन 2019 के जब लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की और राहुल गांधी पहाड़ का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से अब दूसरी तरफ रायबरेली जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की निगाहें हैं वो रायबरेली में पूरी तरह से टिकी हुई है, क्योंकि आज जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे के तहत आज रायबरेली पहुंच रही हैं और रायबरेली में कई जगह पर जो है कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार भेंट करेंगी, मुलाकात करेंगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में किस तरह से रायबरेली जो इकलौती सीट कांग्रेस के खाते में बची उस पर किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी करेंगी। अंकित, चर्चा भी करेंगी और इस सीट को लेकर के जो असमंजस लगातार कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है, भले 5वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना हो, लेकिन ये सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक पार्टी की मुखिया इस सीट से लड़ा करती थी। अब कहा जा रहा है कि उनकी बेटी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लड़ने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले 1 से 2 दिनों में सीटों को लेकर के जो असमंजस है, कांग्रेस पार्टी उसको दरकिनार करके आगे बढ़ पाएगी और या प्रियंका गांधी को वहां से टिकट मिल सकता है? ऐसा कोई उम्मीद वहां से नजर आती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि कांग्रेस पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर दे रायबरेली और कांग्रेस ये सोच रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। तो इस ऊपर की जो स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि पहले कौन प्रत्याशी घोषित करता है उस हिसाब से प्रत्याशी घोषित किया जाए। लेकिन अगर रायबरेली से जिस तरह से कांग्रेसियों ने मांग की थी कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए, जिसको लेकर के लगातार जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अभी इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना ही पार्टी हाईकमान की तरफ से इसका फैसला किया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर मिल रही है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस बार रायबरेली में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अंकित, ये डेब्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी का चुनाव में या यूं कह ले लोकसभा चुनाव के जरिए राजनीति में खुले तौर पर, तो ये डेब्यू होगा या एक तरीके से कहें कि दबाव इतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर आ गया है कि उसको अब आनन फानन में कोई बड़ा नेता उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये विरासत वाली सीट है और अमेठी पहले ही हारे बैठे हैं, रायबरेली भी हार गए, तो अपने आप में कलंक लग जाएगा और बीजेपी को इसी में मौका मिल जाएगा बहाने एक तरीके से कहें निशाने साधने के लिए। देखिए बिल्कुल, अगर इनकी बात की जाए दबाव बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस सीट को जीत रही है और कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस के गढ़ को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हालांकि प्रियंका गांधी का डेब्यू चुनाव होगा क्योंकि पहला चुनाव वो रायबरेली से लड़ने के लिए तैयार है। अगर पार्टी हाईकमान ने उन्हें रायबरेली से कैंडिडेट घोषित किया तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती है, क्योंकि वो फायर ब्रांड नेता मानी जाती है, कांग्रेस की स्टार प्रचारक मानी जाती है, तो उस तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रायबरेली जो है कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस को गढ़ को सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को टिकट जरूर दे सकती है। ठीक है सिराज, आप नजर लगातार इस पर बनाए रहिएगा, आपसे आगे भी इस मामले पर अपडेट लेंगे। अब तक के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिराज। बुलंदशहर पहुंचेंगे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा में जनसभा को संबोधित किया था। गौतम बुद्ध नगर सीट से बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के बेटे आकाश आनंद ने वोट भी मांगे हैं। साथ ही आकाश आनंद ने बुलंदशहर सीट के बसपा प्रत्याशी गिरीश जाटव के लिए भी वोट की अपील की है। अपनी जनसभा के दौरान आकाश आनंद ने बीजेपी, सपा और कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी रोजगार के लिए झूठा आश्वासन देती है। तो बीजेपी और सपा पर साधा निशाना इस मौके पर और आकाश आनंद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भतीजे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के।
खुर्जा में जनसभा को आकाश आनंद ने संबोधित किया था। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर इसी जनसभा में एक के बाद एक हमला किया, लेकिन कहा यह भी जाता है कि मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नजर आता है। कई मुद्दों पर पार्टी INDA या गठबंधन का हिस्सा नहीं रही। कई विधेयक को लेकर के जब सदन में बैठी तो बॉयकॉट कर जाती थी, ना पक्ष में ना विपक्ष में, बॉयकॉट करके अपने आप को सेफ जोन में लेकर चली जाती थी। तो ऐसे में कई सारे सवाल जो हैं पार्टी पर लगते रहे हैं, उठते रहे हैं। अब इन सब के बीच सवाल ये भी है कि इस बार मायावती की पार्टी कितनी सीटों पर बहुमत जुटा पाने में सक्षम होगी। तो वहीं नोएडा के GIP मॉल के वाटर पार्क में डूबने से एक युवक की मौत की खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में युवक घूमने आया था। फिलहाल पुलिस ने युवक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की जांच में पुलिस लगातार जुट गई है। तो ये नोएडा का GIP मॉल, ग्रेट इंडिया पैलेस जिसको कहा जाता है, पुराने मॉलों में से एक है और सबसे बड़ा मॉल है। ये उस युवक की तस्वीर जिसकी उम्र 25 साल बताई जाती है। इसमें पार्क में डूबने के चलते उसकी मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही जो है प्रशस्त करती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कब्जे में लेने के बाद। तो यह हादसा GIP मॉल का है, नोएडा सेक्टर 18 स्थित GIP मॉल, जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई है। ये उस व्यक्ति का, उस बच्चे की आप तस्वीर देख पा रहे हैं जिसका डूबने के चलते दम घुट जाता है और दम घुटने के चलते मौत की खबर सामने आती है। आनन पानन में पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पूरे इस परिसर को, इलाके को, वाटर पार्क के एरिया को सील कर देती है। सभी चश्मदीदों से पूछताछ करती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो ये बड़ी खबर GIP से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दर्दनाक खबर है कि 20-25 साल की उम्र का युवक जो है वो एक मॉल के वाटर पार्क में घूमने आया हुआ था, जहां वाटर पार्क में डूबने से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जब इस तरीके के पार्क्स होते हैं तो उनकी एक हाइट होती है, निर्धारित हाइट होती है, जिसमें बहुत कम ही ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं कि किसी की डूबने से मौत हो, और ये मामला बेहद संगीन नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी सुमन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमन, ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि एक निर्धारित हाइट होती है इस तरीके के पार्क्स में, और GIP में ये पूरा मामला सामने आया, क्या है पूरी खबर? ये बिल्कुल, देखिए कल की पूरी घटना है और 25 वर्ष का धनंजय महेश्वरी जो है अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था यहाँ पर नोएडा के वर्ड्स ऑफ वंडर वाटर पार्क में, जहाँ पर वो स्टाइलिंग जो है कर रहे थे। और उन्होंने जब तैयारी की, स्टाइलिंग की, और नीचे जब वो आए तो उसको, महेश्वरी को जो है सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद दोस्तों के हाथ पैर फूले और उन्हें ऐसा लगा कि उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो है जिस तरीके से एक नामी जो ये वाटर पार्क है, जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और एंजॉय करने के लिए आते हैं, मस्ती करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की कोई हादसा हो जाता है, उस तरीके से वहाँ पर नहीं देखा गया कि कोई इलाज का जो है साथ के साथ नहीं किया गया लड़के को, और लड़का काफी देर तक वहाँ जो है सर पटकता रहा। और बड़ी घटना बताई जा रही है कि बड़ी घटना है। हालांकि जब वहां पर आला अधिकारी पहुंचे तो आला अधिकारियों का ये कहना है कि लड़के को सांस लेने में दिक्कत हुई। जब वो स्टाइलिंग कर रहा था तो सांस लेने में दिक्कत हुई, और दोस्तों के जो है दोस्त वहां से भागे, उसको कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन अब सवाल उठता है नोएडा के जो वाटर पार्क है उसमें, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से युवक 15-20 मिनट तक उसकी हालत वहां पर बिगड़ी रही, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। वहां पर जो जिम्मेदार लोग थे वो वहां पर टाइम पर नहीं पहुंचे, और जब टाइम पर कोई नहीं पहुंचा, बताया भी गया दोस्तों की तरफ से, और टाइम पर नहीं पहुंचने पर दोस्त खुद उसको कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया। और सुमन, एक सवाल यहाँ से ये निकलता है, क्योंकि
जब भी इस तरीके के वाटर पार्क्स में होते हैं, क्योंकि जीआईपी मॉल कोई छोटा मोटा मॉल नहीं है, वो सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम हम यहाँ पर देखते हैं। जीआईपी हो या डीएलएफ हो, नोएडा के प्रमुख मॉलों में से एक है। तो इस तरीके के पार्क में क्या वहाँ कोई गार्ड या फिर वहाँ स्विमर्स तैनात नहीं होते हैं, जो इस तरीके की घटना को तुरंत जब अंजाम व्यक्ति की सांस रुक रही हो तो उसको एयर पंप दिया जा सके या उसको जान बचाई जा सके मौके पर ही? बिल्कुल, देखिए, जब 15-20 मिनट तक जो है लड़के की, जो धनंजय नाम का लड़का है जो मरा है, जो वाटर पार्क में इस तरीके के हादसे का शिकार हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो सवाल है वो उठता है यहाँ पर जो वाटर पार्क है जो नोएडा में, क्योंकि छोटा मोटा पार्क नहीं है। दूर दराज से लोग आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं, जो सीमाएं जुड़ी है जिन जिन जिलों की, वहां से लोग आते हैं, एंजॉय के लिए आते हैं। और देखिए, जो सिक्योरिटी की बात करें उससे तो सवाल ये निशान खड़ा होता है, क्योंकि 15-20 मिनट तक जो है लड़का पूछता रहा, बताया भी गया, लेकिन जब बाद में दोस्त लेकर चलने लगे उसके, जो उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, क्योंकि हालांकि अभी बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से जो एम्बुलेंस की गई थी वो वाटर पार्क के मैनेजर की तरफ से की गई थी, लेकिन दोस्तों का ये कहना है कि जब 15-20 मिनट तक उसकी हालत बिगड़ी रही तब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस के द्वारा उसको कैलाश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वाटर पार्क है उसमें डूबने से नहीं हुई थी, बल्कि पहले ही उसकी सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि एक हाइट होती है निर्धारित, जहां तक मेरे पास जानकारी है। बिल्कुल, देखिए, एक निर्धारित हाइट होती है और उसी के चलते देखिए यहाँ पर देखिए ये भी बताया जा रहा है कि उसके जो शरीर था उस पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं कि उसके शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है और इसकी भी जांच की जा रही है कि चोट के निशान कहाँ से आए शरीर पर। ठीक है, पता चलेगा कि किस कारण मौत हुई है। ठीक है सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन तमाम जानकारी के लिए। खबर सुल्तानपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां चर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड के आरोपी प्रॉपर्टी डीलर विजय नारायण सिंह को पार्टी मनाने के दौरान शहर के दरियापुर तिराहे पर हत्या कर दी गई है, जिससे शहर में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा सहित आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहीं एसपी श्री वर्मा ने घटना के कुलसी के लिए शिवम मिश्रा के नेतृत्व में 4 टीमें गठित कर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में विजय नारायण सिंह और उनके साथी जब पार्टी कर रहे थे, उसी बीच पार्टी करने वालों के लोगों के बीच में झगड़ा हुआ किसी बात को लेके, और सूत्र के मुताबिक एक व्यक्ति जिसका नाम अजय सिंह, उसने इस व्यक्ति को, विजय नारायण सिंह को गोली मारा, जिसमें उनकी आज देहांत हो गई। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए और अग्रिम कार्रवाई हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। 6 पुलिस टीम गठित कर दी गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट फुटेजेस मिले हैं, उसके साथ साथ पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। बदायूं में 2 अप्रैल से लापता युवक शिवांशु गौतम की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक शिवांशु गौतम की हत्या बरेली के सुभाष नगर इलाके में हुई थी। हालांकि अभी शव बरामद नहीं हो पाया है, लेकिन बताया तो ये तक जा रहा है कि शिवांशु का कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि युवक की हत्या उसी की प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी के साथ मिलकर करी है। कॉल डिटेल के आधार पर रविवार को पुलिस ने उसकी प्रेमिका को पकड़ लिया है। उसके साथ 2 लड़के भी पकड़े गए हैं। सिविल लाइंस के रहने वाले हैं। जैसा कि वहाँ पे ये 2 तारीख से इनकी मिसिंग हुई थी और 5 तारीख को संबंधित थाना सिविल लाइंस में इनकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज की गई थी। उसके बाद जो पुलिस द्वारा ट्रेस किया गया, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है सर्विलांस के माध्यम से उन चीज़ों से क्लू जब जो है देखा गया, तो उसमें एक तनु नाम की लड़की जो कि तथाकथित रूप से इस मृतक के से लगातार वो बातचीत करती, इसके संपर्क में थी। जब उसको जो है पुलिस ने कस्टडी में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की, तो जैसा कि ये घटना खुलासा हुआ और वहाँ के आज बदायूं के जो सिविल लाइंस थाने के इंचार्ज हैं, वो उस लड़की के निशानदेही पे, जैसा कि आपके सामने है, आज डेड बॉडी जो है शिवांशु की वो बरामद हुई है।
थाना सिकंदरपुर बैस्य के ग्राम बहरोजपुर में जमीनी विवाद में गोली चलने की घटना सामने आई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो फिलहाल घायल का युवक का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। घायल व्यक्ति के भाई के गांव के ही 3 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। वहीं पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस लगातार छानबीन करती नजर आ रही है। व्यक्ति हैं जगतपाल, जिनका आरोप है कि उनके गांव के ही राजपाल और रिंकू ने उन्हें तमंचे से गोली मार दी। घटना की सूचना के तत्काल बाद जो है थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर गए थे और अभी प्रारंभिक जांच पड़ताल में ये पता चला कि जिस व्यक्ति जगतपाल को गोली लगी है उनका राजपाल के घर के सामने एक छोटी सी जमीन है। उस जमीन को वो मंदिर बनाना चाहते हैं। पहले भी शायद ये एफर्ट कर चुके हैं, उसको रोका गया था। कल शायद फिर से उन्होंने प्रयास किया था। इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। आज सुबह इनका आरोप है कि इन व्यक्तियों ने गोली मार दी। जो उनकी इंजरी है वो बाएं तरफ कमर में है और बिल्कुल सटा के, ऐसा लगता है बिल्कुल असलहे को सटा के मारा गया है। तो इंजरी तो बिल्कुल सुपरफिशियल है, एक तरफ से लगी है, स्किन डीप होकर के बाहर हो गई है। इसके संबंध में जो आरोपी हैं और आरोपी भी अपने घर पे मिल गए थे, आरोपी और जो मजबूर है, इन सबका फील्ड यूनिट द्वारा हैंड स्वैब लिया गया है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र लिबर्टी शोरूम में लगी भीषण आग और इस आग लगने से अफरा तफरी मच जाती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। शॉर्ट सर्किट से लिबर्टी के शोरूम में आग लगने की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। धुएं का गुब्बारा आप देख पा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की तो कोई जानकारी नहीं निकल कर आ रही है, लेकिन इस शोरूम में रखा लाखों का सामान ज़रूर जलकर खाक हो गया है। आग लगने की जो वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये भीषण आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती हैं और किसी तरह से आग पर काबू पाती हैं। गनीमत ये रही कि इस आग की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आता। किसी के हताहत होने की, जान माल की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ये पूरा जो घटना है आग लगने की, उसकी जानकारी जैसे ही इलाके में फायर ब्रिगेड को मिलती है, तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया जाता है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं प्रयागराज में गंगा की डुबकी लगाकर इस पवित्र त्योहार को मनाया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के खासा इंतजाम किया। प्रशासन ने पूरे मेले इलाके को सुपर जोन और सेक्टर्स में विभाजित किया है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो श्रद्धा की डुबकी गंगा में लगाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा की डुबकी लगाई है और इसके चलते प्रशासन ने खासा तैयारी भी की हुई थी। सोमवती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा का खासा इंतजाम भी किए हुए थे। प्रशासन ने पूरे इलाके को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 49 सेक्टरों में 39 सेक्टरों में विभाजित किया था। माफ कीजिएगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तो श्रद्धा की डुबकी है जो खास तौर पर श्रद्धालु दूर दराज से चलकर आए हैं। तो खासा इस पर्व के चलते प्रशासन ने भी तैयारी युद्धस्तर पर की हुई है। जोन में अलग अलग दरअसल इनको बांट करके सुरक्षा के इंतजाम किए हुए। देखिए भीड़ का अंबार देखिए आप इस समय आप देख पा रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो संख्या है बहुत भारी संख्या में आपको नज़र आ रही होगी और तमाम श्रद्धालु जो है पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हुए इस मौके पर आपको नज़र आ जाएंगे।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।